दिल्ली क्या सोच कर के आए? पैसे होते नहीं थे, फिर भी बिल्डिंगों को देखने चला जाता था, सैंपल देखने चला जाता था। गोवा जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? एक कहावत सुनी होगी आपने बचपन में कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंडे अपने एक जगह नहीं रखने चाहिए। तो आदमी के पास पैसा एक्स्ट्रा है, या तो गोल्ड में या फिर गोल्ड आप इतना जमीन। रख नहीं सकते घर पे। गोवा इसलिए अपग्रेड है कि आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाती है और साथ में उसका रेंट भी आता है, और ऑल ओवर इंडिया गोवा से ज्यादा, क्योंकि गोवा में एक एक दिन का रेंट मिलता है आपको, एक एक घंटे का रेंट मिलता है प्रॉपर्टी। किस नाम से आपका ब्रांड? मेरा एलवीआर होम्स के नाम से है। दिल्ली में डीडीए होम्स के नाम। ये- दिल्ली से अगर कंपेयर करूं, कंपेयर टू गोवा, दिल्ली आपकी ग्रोथ किस लेवल की हुई है वहां पे? बहुत बड़े लेवल का। ज्योतिष में कितना बिलीव करते हो आप? कर्म सबसे जरूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप अपनी राशि देख के और अपना घर बैठ के सो जाओ, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो विद कुणाल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम एक ऐसी महान हस्ती को आपके सम्मुख लेकर के आए हैं जिन्होंने प्रारंभिक जीवन में बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। अपने कुछ सपने देखे थे उन्होंने बचपन में, लेकिन बहुत कम एज में पिता के सुख से वंचित हो जाने के कारण अपने सपनों को शायद एक साइड रख करके, जिन्होंने अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी, एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं। जी हां, जिन्होंने प्रारंभिक जीवन में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, कई बार समय के थपेड़े भी खाए। कहते हैं ना कि आदमी जब तरक्की करता है तो कई बार डाउनफॉल भी आता है। सब कुछ देखा लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और जो लोग हिम्मत नहीं हारते वो बुलंदियों को एक दिन जरूर छूते हैं। तो वो ऐसी ही महान हस्ती है, और वो इसलिए भी महान हस्ती है कि जिसने हमारे देश के जो पीएम हैं उनके सपने को भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने हो, या हो सकता है जान करके हो, सपने को साकार करने का एक कदम उठाया भी है। जो अपने जन्म स्थान से दूर, कोसों दूर जाकर के जिन्होंने वो नाम कमा लिया जो बड़े बड़े महारथी वहां पे अपना नाम नहीं बना पाए। जी हां, ऐसी ही एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है आशु गुप्ता। और आज एक बहुत बड़े बिल्डर और डेवलपर के रूप में फेमस हो चुके हैं। आप इंस्टाग्राम पे उनका नाम सर्च करोगे, गूगल पे उनका नाम सर्च करोगे, उनके प्रोजेक्ट का नाम सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आशु गुप्ता जी का। नमस्कार आशु जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? अच्छे है जी, बढ़िया। तो आशु जी, मैं सबसे पहले तो अपने दर्शकों को बता ही चुका हूं आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि आपके जन्म के बारे में, आपका जन्म कहां पर हुआ और प्रारंभिक लाइफ आपकी कैसी रही? जन्म तो सर हरियाणा हुआ। हरियाणा के में? रहने वाले हैं हम। हरियाणा में हरियाणा में एक छोटा सा गांव है निसिंग। निशिल? निसिंग निसिंग निसिंग। यस। और डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट करनाल पड़ता है। करनाल के पास। हाँ जी, ओके। हाँ जी। वहां पर आपका जन्म हुआ? हाँ जी, वहाँ पे जन्म हुआ। फिर? बस पहले तो स्टडी करते थे, तो स्टडी करते करते एज तो कम ही थी, 10th में थे शायद, तो फादर एक्सपायर हो गए थे। जब आपके हाँ जी। पिता एक्सपायर हुए बस तो उस समय आप फिर 10th क्लास में थे? तो छोटे 3 भाई बहन थे, तो घर की जिम्मेवारियां कुछ आ गई। बस फिर लगा के थोड़ा पापा के साथ पहले से बैठते ही थे, तो तो तब थोड़ा। आप उधर ही गांव में रहते थे हाँ कि? जी, हाँ जी, उधर गांव में रहते थे। जी। फिर सोचा कि अब काम करना है, तो बस फिर बिजनेस की तरफ ध्यान दिया। तो थोड़ा घर से, गांव से बाहर निकले, तो मेहनत की, स्ट्रगल कर रहे हैं, किया काफ़ी। और आप दिल्ली कब आए? दिल्ली सर मैं 2000 में आया। 2000 में? 2001 में, 2000 तो में आया। दिल्ली क्या सोच करके आए आप, क्योंकि आप तो वहां पे आपकी तो जमीनें वगैरह भी होंगी गांव में? हाँ, वहाँ पे घर भी था पुराना, जैसे फादर का या दादाजी का आज भी है। आज भी वो नहीं निकाला। ओके। कुछ शॉप वगैरह है वहाँ पे आज भी। बट बस बड़े शहर में आके बड़ा काम करने का कुछ मन था, बड़ी मेहनत करने का मन था, कुछ बनने का मन था। बस इसलिए बाहर निकले और काफ़ी मेहनत की। आज भगवान की दया से सब ठीक है। उतार चढ़ाव भी काफ़ी देखे, उसके बाद फिर और आगे भी निकले।
नहीं, जैसे आप दिल्ली आए तो उस समय दिल्ली क्या सोच कर के आए, क्योंकि आप जैसे गांव में रहते थे, और जब आप दिल्ली आए तो क्या सोच करके आए थे, मतलब कुछ प्लानिंग करके आए थे, या आते ही आपने सबसे पहले आते ही क्या डिसीजन लिया? प्लानिंग ऐसी कुछ नहीं थी, बस ये था कि एक बार गांव, छोटे गांव से निकल के थोड़ा बाहर शहर में आके बड़े लेवल का कोई काम, दिल्ली आ गए? दिल्ली आ गए तो दिल्ली आके कुछ होलसेल टाइप काम किया, तो ठीक था काम, वो भी बढ़िया किस किया। चीज का? गारमेंट्स का किया उस टाइम काम हमने। अच्छा। तो बस मन था कि गारमेंट्स का करता था, पर भी बिल्डिंगों को देखने का मन था, बिल्डिंगें बनती थी उनको देखता था, सुबह चला जाता था ऐसे ही, पैसे होते नहीं थे फिर भी बिल्डिंगों को देखने चला जाता था, सैंपल देखने चला जाता था। बस ऑटोमेटिक, पता नहीं भगवान ने, अब ये चीज़ें तो आप तो हमारे से ज़्यादा जानते हो, तो ऑटोमेटिक भगवान ने उसी लाइन में मेरे को डाल दिया, तो सब छोड़ छाड़ दिया मैं। कपड़े का एकदम काम सब वाइंड अप कर कपड़े दिया? सब चलता चला है, तो काम सब अच्छा। कितने साल काम किया आपने वो कपड़े का? कपड़े का काम तो बचपन से किया, 8-10 साल तो किया, काफ़ी बचपन से देखा जाए तो काफ़ी टाइम से, क्योंकि पापा का टाइम से काम तो कपड़े का ही था। अच्छा, पापा भी कपड़े से हाँ, रिलेटेड ही वो काम करते कपड़े का थे? ही था, पापा का या पापा की पूरी फैमिली का, चाचा वाचा सबका। तो लेकिन बट अभी वो मैं कपड़े का पूरे, काम वो फैमिली करती है कि? फैमिली तो सारी करती है अभी भी, आज आज भी, भी? आज भी सारी फैमिली कपड़े का ही करती है, ओके। बस मैं वो इस लाइन में निकला तो कोई कुछ सपने भगवान, देख अपने आप करके? ही भगवान, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, जो किया देखो, मैं कोई श्रेय अपने पर नहीं लूंगा, जो किया उसने किया, अपने आप ही रास्ता उन्होंने दिया, अपने आप ही इस लाइन में डाला, और सब कुछ अपने आप ही। हाँ, मेहनत की, बस एक चीज़ दिमाग में थी कि किसी के साथ गलत नहीं करना है, और नेक नियत से, अच्छी नियत से काम करना है, ये तो पापा ने प्रॉपर्टी सिखाया था। लाइन में आपने कब एंट्री की? प्रॉपर्टी लाइन में मैंने एंट्री की सर 2004 में। 2000? 4 में लगभग 20-21 साल मेरे को हो गए, 2004 से पहले की, मतलब 2001 में कर चुका था वैसे, पर प्रॉपर तरीके से जैसे 2004 में की, बस तो कर ही रहे हैं आज तक भी। 2000? फिर आपने इसके अलावा और कोई काम साथ में नहीं, नहीं और किया? कोई, फिर इसके अलावा और कोई बिजनेस नहीं तो आपके जो दो भाई बहन? किया। अब तो सब मैरिड हैं, ओके। सिस्टर सबकी, हैं? हाँ, सिस्टर की शादी खुद की है, ओके, वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में ही रहते हैं। अच्छा, दिल्ली में ही एक है। मतलब एक यमुनानगर है वो, बाकी एक सिस्टर है वो दिल्ली है, एक रियल ब्रदर है सिस्टर वो। आपकी दो हैं? हाँ, रियल सिस्टर 2 है। और भाई? भाई एक छोटा है, वो क्या करता है अभी? उसका अपना कोई और बिजनेस है, कपड़े वपड़े का और प्रॉपर्टी का मिक्स बिजनेस करता है वो। अच्छा। लेकिन आपके साथ कभी जुड़ के कुछ करता है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी कुछ जरूरत तो होती है तो कर भी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। रिलेशन सबके साथ हाँ, आपका रिलेशन अच्छा है? सबके साथ अच्छे हैं। तो आपकी जो गोवा की, जैसे मैंने भी अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपके कुछ प्रोजेक्ट को देखने गया था वास्तु से रिलेटेड, और आपने इनवाइट भी किया था मुझे, और उससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे आपके जो प्रोजेक्ट बनते थे तो उन पे हमने डिज़ाइनिंग पे तो काफ़ी बातें की हैं, काफ़ी हाँ जी। समय से हम पिछले 7-8 साल से हम जुड़े हुए हैं कि आप वास्तु को महत्व देते हो, शायद इस वजह से। क्योंकि मेरे को याद है कि एक बार मैंने इनको पूछा, मैंने कहा जो दूसरे जो बिल्डर्स होते हैं उनका काम है कि ज़मीन ली, उसको अच्छे से ज़्यादा उसमें चीज़ें निकाली, उसको बनवाया और उसको बेच डाला। लेकिन जब वो बात मैंने इनको बोली कि अभी इसमें अगर आप इस जगह को वेस्ट ना निकालो तो यहाँ पर भी आप कुछ सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो इनकी एक बहुत प्यारी बात जो मेरे दिल को भा गई, तो इन्होंने बोला कि कुणाल जी, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग किसी के लिए भी मेरे को थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर वो वास्तु के अकॉर्डिंग उसको फलेगी ही नहीं, तो वो जिंदगी भर मेरे द्वारा दी गई प्रॉपर्टी में अगर रोता रहे, तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी किसी को नहीं देनी। तो ये इनके विचार सुन के मैं 8-10 साल हो गए मुझे इनसे जुड़े हुए, और आज मेरा इनसे जो प्यार है वो बहुत ही खास बना हुआ है। तो यही एक वजह भी है कि इन्होंने पिछले 8-10 सालों में डे टू डे बहुत ही अद्भुत तरक्की की है। मेरे ख्याल से 4-5 साल में आपने थोड़ा और ज्यादा अपने काम को बढ़ाया है लॉकडाउन के बाद से। तो जो गोवा वाला जो मैं चाहता हूं कि आप देखो, एक बिल्डर के रूप में आप यहाँ अच्छे से सेटल्ड थे, रोहिणी पीतमपुरा में सेक्टर 22, 24, 25 में आप अच्छा काम कर रहे थे। गोवा जाने का विचार आपके मन में कैसे आया? बस गोवा जाने का विचार एक्चुअली ऐसे आया, अब बिजनेस तो पिछले 20 साल से प्रॉपर्टी का कर ही रहे हैं, तो एक कहावत सुनी होगी आपने बचपन में कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अंडे अपने एक जगह नहीं रखने चाहिए। अब ये एक कहावत है कहने को, तो उसी तरीके से अब प्रॉपर्टी को अब माइंड में आया कि यार सब दिल्ली में
प्रॉपर्टी लेते हैं तो क्यों ना दिल्ली से बाहर भी 3-4 शहरों में प्रॉपर्टी का काम किया जाए, जिससे लोगों को उनकी ग्रोथ, उनके पैसे डबल हों, पैसे की कमाई अच्छी हो। तो हर जगह अलग अलग होना चाहिए। तो इसलिए सोचा कि दिल्ली से बाहर गोवा को भी पकड़ो, गुजरात को भी पकड़ो, तो बस इसीलिए गोवा चले गए। गोवा कौन से सन में गए थे आप? गोवा सर 2020 में, 2000 लॉकडाउन में गया था प्रॉपर में। ओके। लॉकडाउन में प्रॉपर गया था, तो वहाँ की सर्चिंग करके वहाँ पे काफ़ी काम किया और अच्छा पैसा लोगों ने, जो जिन्होंने साथ काम किया, काफ़ी अच्छा पैसा लोगों ने कमाया। अच्छा, आपके साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़े हाँ, हुए हैं। बहुत लोग जुड़े हुए हैं, जिन तो सब जुड़े हुए हैं। प्रॉपर्टी का काम तो अकेले नहीं होता, तो काफ़ी लोग करते ही हैं। एक्चुअली में क्या, प्रॉपर्टी एक ऐसा काम है जिसके पास भी मनी एक्स्ट्रा होती है तो नेचुरली है, पूरा ऑल ओवर इंडिया क्या ऑल ओवर वर्ल्ड, और नेक्स्ट उसके पास कोई और चीज़ होती ही नहीं लेने के लिए। प्रॉपर्टी के अलावा उसके पास कुछ नहीं है ऑप्शन। तो बस इसीलिए सही बात है, प्रॉपर्टी के बाद तो आदमी अगर प्रॉपर्टी से ऊपर कुछ खरीदना चाहता है तो तो सांसें हैं, फिर सांसें हैं, जिंदगी है, तो वो तो मिलती नहीं। वो खरीद नहीं सकता। तो प्रॉपर्टी है तो जो आदमी आदमी, के पास पैसा एक्स्ट्रा है, या तो गोल्ड में या या गोल्ड, फिर और गोल्ड आप इतना जमीन। रख नहीं सकते घर पे। प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दे के जा सकते हो। गोवा इसलिए अपग्रेड है कि आपकी प्रॉपर्टी भी आ जाती है और साथ में उसका रेंट भी आता है, और ऑल ओवर इंडिया गोवा से ज़्यादा रेंट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है प्रॉपर्टी का। अच्छा, गोवा, आप ये कहना चाह रहे हो कि गोवा की जो रेंटल इनकम है हाँ, वो बाकी इंडिया ऑल ओवर के। इंडिया कहीं भी नहीं है गोवा के मुकाबले, कहीं भी रेंट की इनकम। क्योंकि गोवा में एक एक दिन का रेंट मिलता है आपको, एक एक घंटे का रेंट मिलता है प्रॉपर्टी का, और वो इंडिया में और कहीं ऐसी ऑप्शन नहीं। और इंडिया की नंबर 1 डेस्टिनेशन गोवा है। जो समंदर तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना, हम लोग चले जाएंगे, दुनिया चली जाएगी, समंदर तो वहीं है हज़ारों सालों से, और समंदर को देखने जाते हैं लोग। ये और बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है, कोई घटने तो से तो रहा लोगों का क्रेज। हाँ, मैंने भी देखा है पिछले 2-4 सालों में गोवा जो है, गोवा की जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा। अभी देखो, पहले एक एयरपोर्ट होता था, अभी एक और एयरपोर्ट हाँ, अभी एक और बन नया गया। बना, तो उसकी वजह भी यही होगी क्योंकि वहां की फ्लाइट्स बढ़ रही हैं। फ्लाइट बढ़ रही है, फ्लाइटें तब बढ़ रही होंगी, वहां के लोग बढ़ रहे हैं। लोग बढ़ रहे हैं, टूरिस्ट काफ़ी बढ़ गया, पहले से काफ़ी बढ़ गया। अब वो जो टूरिस्ट जाता है, हर किसी को लगता है कि यार यहाँ पर अपनी इनकम होनी चाहिए। इनकम भी हो जाती है। एक्चुअली क्या है, अब लोगों का कोरोना के बाद लाइफ को जीने की तरफ चले हैं लोग कोरोना के बाद। और पहले लोग जाते थे 3 दिन 4 दिन घूमने के लिए, अब वो सिस्टम गया। अब तो लोग 15-15 दिन के लिए जाते हैं, और जो भाई देखो अपनी फैसिलिटी के हिसाब से है। अब कुछ लोग हर महीने जाते हैं। अब बड़े फिल्म स्टार ले लो, कोई भी मंत्री लेवल ले लो, क्रिकेटर ले लो, इनके सबके बंगले, सबकी प्रॉपर्टियाँ वहाँ पे है। तो ठीक है, सबका अपने हिसाब से। अब हम मिडिल क्लास के लिए भी लॉन्च हमने चीज़ें की हैं, जिसमें 2 BHK 1 BHK अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, जिसका वो रेंट भी खा सकते हैं प्रॉपर, और उसमें रह भी सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी का एंजॉय भी ले सकते हैं, और उसकी इनकम भी ले सकते हैं, और उनके बजट में भी वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमने उस रेंज की भी चीज़ें निकाली है वहाँ निकाली पे। है, और बड़े रेंज की तो हम कर ही रहे हैं। किस नाम से आपका ब्रांड? मेरा LVR होम्स के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पे, गूगल पे हमारी साइट चेक करोगे तो LV LVR, LVR यस, होम्स। LVR होम्स। स्टार्टिंग से आप इसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हो कि आप पहले कोई और भी नहीं, कंपनी? दिल्ली में हमारा DD होम्स के नाम से है। दिल्ली में DDA होम्स हाँ, के नाम ये से। गोवा का है LVR होम्स के नाम से। अच्छा, आपने दोनों को अलग अलग जगह। हाँ, वो अलग अलग से नाम से किया है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से किया है, तो वहाँ पे अपने और प्रोजेक्ट है इस अगर मैं brand से। कंपेयर करूं आपकी ग्रोथ की, तो कंपेयर टू गोवा, दिल्ली से अगर कंपेयर करूं, कंपेयर टू गोवा, दिल्ली, आपकी ग्रोथ किस लेवल की हुई है वहां पे? कि गोवा ने तो देखा देखा जाए तो, अब बुलवाना चाह रहे तो बोल ही रहा हूँ, गोवा ने तो हमारी बदल ही दिया सब कुछ। तो गोवा से बढ़ के तो कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छा, आज सब कुछ छोड़ सकते हो, गोवा नहीं? ना, गोवा नहीं। और आपकी फैमिली, बच्चे सब हाँ, गोवा सब रहते साथ हैं कि सब? में दोनों जगह रहते हैं हम, दिल्ली भी गोवा भी, क्योंकि हमारा बिजनेस दिल्ली भी है, ऑफिस है हमारा दिल्ली, और गोवा भी है, तो गोवा भी रहते हैं और दिल्ली भी, दोनों जगह करते हैं। यस। और जो मोदी जी का एक सपना था। हाँ, वहाँ भी हमने शुरू किया है लेटेस्ट, गुजरात में, अहमदाबाद के पास दुलेरा नई सिटी तैयार हो रही है। मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी काफ़ी वो बड़े। मोदी जी का बड़ा सपना वो है, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, ड्रीम प्रोजेक्ट। और हाँ। उस पे मोदी जी बहुत 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 ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वहाँ पे तैयार हो रहा है। तो आने वाले 2 साल 3 साल बाद दुलेरा जो है, भाई मैं जहाँ तक नॉलेज है मेरे को अपने करियर में, प्रॉपर्टी की 10 गुना रेट होगा। आज का जो प्राइस है
10 गुना प्राइस होगा आने वाले 10 समय साल में। में, आने वाले समय में, आने वाले 10 साल में ही हो जाएगा। 5 साल से 10 साल, मतलब एवरेज वाइज ग्रोथ होती है, जैसे गोल्ड में होती है वैसे कितना गुना हो जाएगा? 10 गुना हो 10 जाएगा। गुना। तो आप ये जितनी मेरे कहना को चाह नॉलेज रहे है हो प्रॉपर्टी कि हमारे दर्शकों को हाँ जी, कि दुलेरा बिना सोचे समझे कुछ सोचने कम की जरूरत पैसे नहीं है। हैं। जिसका जो बजट है, छोटा प्लॉट भी है, बड़ा भी है, जिसका जो बजट है। बहुत सारे बिल्डर भी मैंने देखा है कि बहुत सारे बिल्डर भी वहां पर आ गए। हाँ, और एक बिल्डर को मैंने स्टडी किया था कि मैं बॉम्बे में था, तो तब मेरी मीटिंग हुई थी किसी के साथ, किसी के प्रोजेक्ट के ऊपर ही। तो एक गुजरात के बहुत अच्छे बिल्डर हैं कि उन्होंने तो वहां पर बहुत सारी लैंड खरीद के बहुत फ्लैट बना के। हाँ, तो वो तो देखो प्रॉपर्टी का एक मेरे बात को आपको बोली है कि जिसका जो बजट और होता है अभी तो वो उसी अडानी हिसाब से जी, काम करेगा। अंबानी जी और अडानी, अंबानी, आपका टाटा बहुत बड़े टाटा। लेवल में आ चुका है, अच्छा। बहुत बड़े लेवल पे। आज की डेट में आपको दुलेरा अगर किसी ने रहना है तो उसको रेंट पे रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी आज की डेट में है ये, तो इसीलिए हमें मतलब थोड़ा सा तो नॉलेज होती है ना इस चीज़ की कि आने वाले टाइम में क्या होना है। तो आप कब से दुलेरा में कब से काम कर रहे हो? बस वो भी लॉकडाउन के 1-2 साल बाद से कर रहे हैं, मतलब 21 से 22 से कर रहे हैं। पहले तो आप बड़ी लैंड पहले सेल हम तो परचेज लैंड करते थे। बड़ी से परचेज करते हैं, सर्चिंग करते हैं मार्केट की, तो धीरे धीरे तब बिल्कुल लगे कि हाँ अच्छा है सीन है, तब अपने दर्शकों को कह लो या कस्टमरों को फिर उनको सजेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें आज तक भगवान की दया से 25 साल हो गए काम करते हुए, जिसको जो चीज़ दी है, जिसको जो चीज़ दिलवाई है, उसको कभी भगवान की दया से नुकसान नहीं हुआ। पैसे कमाए ही हैं उसने हमेशा। बहुत अच्छी बात है ये कि आपने सोचा ये कि किसी को अगर आपने अपने साथ जोड़ा या कोई भी आपके साथ जुड़ा तो उसको पैसे कमवा के दिए। तो ऐसे ही मैं भी अपनी लाइन में देखो ऐसे ही सोचता हूँ कि आज अगर कोई मेरे पास एस्ट्रोलॉजी के लिए आया है या किसी की वजह से कोई हमसे जुड़ा है, तो उसको कभी ये सोचना ना पड़े कि उसने गलत जगह अपनी कुंडली बिल्कुल, दिखाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको हमसे जुड़ के अच्छा फील होना चाहिए। आपका तो है भी ऐसा, मैं तो मानता हूँ। आप कैसे मानते हो? अभी जैसे क्या है, मैंने कुछ वास्तु आपसे कराए हैं जैसे अपनी नई साइडों के, तो मेरे को काफ़ी अच्छा अंदर से फील हुआ है, पॉजिटिविटी फील। पॉजिटिव फील हुआ है। तो इतना हो जाता है, हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव सब थोड़ा, कहते हैं ना हर चीज़ इंसान के अंदर होती है, तो वो आ जाती है नज़र। नहीं, मैंने देखा आप भी सकारात्मक इंसान हो, पॉजिटिव और सोचते हो। देखो, मकान हमने पहले 20 साल से पहले यहीं दिल्ली में मकान बनाते थे, तो वो सेल किए हैं। तो अब जो पार्टियां हैं वो मेरे पास खुद आके कहते थे कि, क्योंकि देखो जैसे जैसे अब कोई 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, आज एक मकान लेते हैं, कल को 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, तो वो आते हैं मेरे पास कि भैया आपसे जो चीज़ लेता हूँ तो वो फलती है मेरे को। तो तब से वो माइंड में मेरे को इसीलिए ये वास्तु का भी आया कि यार फिर जब इतना वो है तो क्यों ना इस तरफ भी थोड़ा सा पैसा खर्चा जाए, कि जब हम लोगों को मकान बना के दे रहे हैं और इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों ना मकान में वास्तु भी करके दे साथ में। देखो यही आपकी सोच में और दूसरे लोगों की सोच में यही बहुत अंतर है कि दूसरे जो बिल्डर्स हैं, मैं देखता हूं कि उनकी सोच ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा से ज्यादा मकान बनाएं और बेच के निकलें। अब वो जिए मरे, वो खुश रहें दुखी रहें, उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपका ऐसा सोचना कि जो मैं घर किसी को दे रहा हूं वो खुश रहे, उसमें वो एंजॉय करें। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़े बहुत पैसे अगर मेरी तरफ से खर्च होते हैं और वास्तु ठीक होता है या वास्तु के इक्विपमेंट जो आप अपने प्रोजेक्ट में करवाते हो, लगवाते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने कई जन्मों के, समझ लो, जो कहते हैं ना कि आदमी जीता किसके लिए है, दान पुण्य करता है, पुण्य अर्जित करता है, अगला जन्म सुयोग्य बना लेता है। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप अच्छी सोच की वजह से पुण्य अर्जित करते जा रहे हो। और यही सोच देखो कहीं ना कहीं कि मुझे अच्छी, मैं तो इस बात को बोलता हूं कि आप अपने से भी पहले दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अपने लिए अपने आप हो जाएगा। अपने लिए आपको तो सोचने की जरूरत नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ेगी, वो फिर वो अपने आप सोच लेगा। कर भला तो हो भला, मेरा मानना सबके तो यही भले है। में अपना भला। मेरा मानना तो यही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आप सोच रखते हो। तो अभी ज्यादातर आप काम गोवा में ही करते हो? हाँ, ज़्यादातर गोवा करते हैं और गुजरात, दिल्ली में भी करते हैं, पर दिल्ली में थोड़ा सा इसके अलावा कभी अब आपके मन में कुछ आता है कि मुझे ये काम करना चाहिए? बस इसके अलावा मन में अभी आता है, मतलब सामाजिक काम की तरफ मन आता है कि कुछ सामाजिक सेवा की तरफ या कुछ हेल्प की तरफ, बस आगे चल के मतलब इसकी तरफ ही ध्यान है। कुछ अंदर अंदर कर भी रहे हैं, लेकिन अभी उसको कुछ ऐसे मैं बोलना नहीं चाहूँगा लाइव।
तो मतलब बस आगे चल के यही मन है, कुछ समाज की सेवा करें, कुछ बुजुर्गों की सेवा करें, या कुछ मतलब गरीबों के लिए कुछ करें, कुछ उस तरफ ही जाने का मन है आगे आगे। मतलब कोई ज़्यादा पैसे कमाने की कोई इच्छा नहीं है, तो अच्छे कर्म करने का मन ज़्यादा है। बाकी जैसे ऊपर वाला कराएगा, मन में है कराना उसने। देखो बहुत अच्छी बात, ऊपर वाला तो हमेशा अच्छे करा के वो परीक्षाएं जरूर लेता है। जब आप अच्छे और सत्य के रास्ते पर चलते हो, थोड़ी सी वो परीक्षाएं जरूर लेता है कि ये जो आपकी सोच है, ये जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, ये क्षणिक भर है या आप अपना दृढ़ निश्चय, दृढ़ दृढ़ संकल्प करके आपने इस रास्ते पर चलना आरंभ किया है। तो उसकी छोटी मोटी परीक्षाएं जरूर होती हैं। और एक बार अगर किसी व्यक्ति ने इन परीक्षाओं को पास कर लिया, तो वो इंसान कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। वो बिल्कुल दुनिया के महान सुपर रिच लोग समझ लीजिए, विद्वान समझ लीजिए, सुखी समझ लीजिए, किसी भी एंगल से वो हमारे देश के ही नहीं, विदेशों के भी सबसे सुखी और सबसे तरक्की काबिल लोगों में से एक इंसान बनते उसको देर नहीं लगती। तो इंसान अपनी, देखो, सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं बनता, पैसे नहीं, से महान नहीं बनता। इंसान अपनी सोच से भी बड़ा बनता है, सोच से भी महान बनता है। बिल्कुल ठीक। एक राजा थे सिकंदर, के बारे में एक कहावत थी एक, कि जब सिकंदर की डेथ हुई तो उसने ये बोला अपने जो उसके सराउंडिंग लोग रहते थे कि जब मेरा जनाजा निकालो तो मेरे हाथ कफन के बाहर रखना। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि मैं पूरी दुनिया को यह समझाना चाहता हूं कि जिस पूरी दुनिया को मैं जीतने के लिए निकला और बहुत विजय भी पाली, लेकिन मरते समय मैं कुछ साथ लेके नहीं जा रहा हूं। सब कुछ पृथ्वी का था, सब कुछ पृथ्वी का है और सब कुछ पृथ्वी पर ही रहेगा। बिल्कुल, बहुत। कहते ना, कफन के कोई जेब नहीं होती, हाँ, नहीं होती। वरना इस दुनिया का सारा पैसा तो कब का जा चुका होता। फिर तो कितने कोई ऐसे लोग हैं आशु जी जिनके आगे कोई पीढ़ियां नहीं थी। लॉकडाउन में मैंने कई सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना कि 10-10, 20-20 हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां, संपत्तियां थी उनके पास, और उनके बच्चों की भी डेथ हो गई, बहुओं की भी डेथ हो गई, उनके परिवार में कोई सब वारिस बचा ही नहीं। अब वो किसके लिए प्रॉपर्टियां किसको देके जाएंगे? अब वो आज क्या सोच के जी रहे होंगे? कि यहीं पर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। आपने साथ क्या लेके जाना है? सिर्फ आपने क्या अच्छा कार्य किया है, आपने अच्छी क्या क्रियाएं की हैं, क्या कर्मा किए हैं, आपने कितने लोगों के साथ अच्छा किया है, कितने लोगों का जीवन बनाया है, कितने लोगों के आप काम आए हो, कितने रिश्तों को निभाया है, कितने लोगों के दिलों में आप नाम छोड़ गए हो। बस यही अमर हो जाएगा, यही रहेगा याद। और इसकी भी एक लिमिट है। बिल्कुल। आज देखो, हम बात करें, मैं आपको पूछूं कि जैसे अब ये सिकंदर मुझे याद आ गया, ऐसे ही महात्मा गांधी जी हैं, या और मैं पीछे जाऊं तो महाराणा प्रताप जी हैं, और पीछे जाऊं तो बहुत सारे चक्रवर्ती सम्राटों के नाम, विक्रमादित्य जी हैं, पृथ्वीराज चौहान हैं, ऐसे कुछ नाम है। बट को इतने और भी अच्छे होंगे नाम, बट मुझे याद नहीं है, या अभी याद नहीं आ रहे हैं, या कुछ ऐसे भी नाम होंगे जिनके बारे में मुझे पता ही नहीं है। बट कुछ लोग हैं जिनकी कई पीढ़ियों के बाद, कई दशकों के बाद भी उनका नाम होता है। मैं बात करूं महाभारत के कुछ लोगों का, पांडवों का, दुर्योधन के, दुशासन का नाम पता है, और युद्ध उनका, दुर्योधन का नाम पता है, लेकिन उनके 100 बच्चों के नाम तो नहीं पता होंगे। हाँ, 100 बच्चों का। तो ऐसे ही धृतराष्ट्र, पांडु, गंधारी, कुंती, उनके पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, ऐसे कृष्ण बहुत कुछ लोगों के नाम हमें, त्रेता युग के भी कुछ लोगों के नाम पता है, जो शास्त्रों में जिनका जिक्र है, किताबों से जिनके बारे में हमने पढ़ा है, कहानियों के रूप में जिनके बारे में हमने पढ़ा है, बट सबके बारे में नहीं। तो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ईश्वर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ईश्वर का कहना यह है कि खुद को इतना महान, इतना अच्छा बनाओ कि एक दिन भगवान भी तुमसे आकर के पूछे धरती पे, बता तेरी रजा, तुझे क्या चाहिए, क्या ऐसा मैं दे दूं जो तेरे कर्म हैं वो इतने सौम्य, इतने अच्छे कर्म हैं तेरे, कि मैं तुझे क्या ऐसा दे दूं कि तेरे कर्मों की पूर्ति हो जाए।
लेकिन जब, जैसे एक उदाहरण, हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद, तो प्रहलाद इतने बड़े भक्त थे विष्णु भगवान के कि उनको मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन वो भक्ति से वो उनको जरा सा भी हिला नहीं पाया। वो भगवान को समझता था बच्चा, वो भगवान को जानता था, वो भगवान का दिन रात नाम लेता था, तो उसके साथ हमेशा भगवान, विष्णु रूपी भगवान हमेशा उसके साथ थे। उसका कभी बाल भी बांका नहीं होने दिया। होलिका जल गई, हिरण्यकश्यप की डेथ, मर गया, लेकिन प्रहलाद अजय अमर हो गए। आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उनका नाम बड़े गर्व से, बड़े सौम्य रूप में उनका नाम लेते हैं कि बहुत बड़े भक्त थे, प्रभु के बहुत बड़े, विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्तों में से एक थे। और आपको मैं बता दूं, बहुत सारे दर्शकों को शायद पता नहीं होगा कि प्रहलाद के पुत्र का नाम था बलि। राजा बलि प्रहलाद के पुत्र थे। बलि कितने ताकतवर, कितने शक्तिशाली थे मैं बता दूं, कितने महान थे मैं बता दूं, कि आज भी जितने हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में लोग पूजा पाठ करते हैं ना, यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, तो ब्राह्मण आपके हाथ पे एक कलावा बांधते हैं, संकल्प कराते हैं, संकल्प कराते हैं। और उसमें क्या बोलते हैं, दान बिंदु बलि राजा, यानी कि दान वीर ऐसे बनो जैसे राजा बलि थे, कि राजा बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वो प्रहलाद के पुत्र थे, राजा बलि तीनों लोकों को जीत लिया था, और विष्णु भगवान वामन अवतार यानी कि एक बच्चे का रूप लेकर के उनसे दान मांगने के लिए आए थे, और 3 पग जमीन मांगी थी। 2 पग में तीनों लोक नाप लिए उन्होंने, तब तीसरे पग के लिए उन्होंने बोला कि बता भाई मैं कहां रखूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने वचन दिया है, तो तीसरा पग आप मेरे सर के ऊपर रखो, अभी मुझे नहीं नापा आपने। तब तीसरा पग जब उन्होंने राजा बलि के ऊपर रखा, तो राजा बलि को पाताल लोक में वापस भेज दिया था। तो पाताल लोक में जो वास है राजा बलि का है, और पाताल लोक की रक्षा स्वयं विष्णु भगवान, उनसे एक वचन लिया था कि आप मेरे द्वारपाल, आप मेरे रक्षक होंगे। तो ऐसी ऐसी बातें देखो हमारे शास्त्रों में, धर्म में मिलती हैं। तो कर्मों का उल्लेख तो आज भी किसी न किसी रूप में, अच्छे वे में, प्रहलाद जी ने कितने अच्छे पुण्य कार्य किए कि उनको इतना दम्भी, इतना अच्छा अद्भुत पुत्र प्राप्त हुआ। और बहुत समय समय पर देखो बहुत सारे लोगों ने अपने रूप में, अपने अपने रूप में इतिहास रचा है। तो आज आपकी जो सोच है, जो आपके भाव हैं, वो ऐसे ही हैं कि कई समय तक लोग आपको इस बात के लिए याद रखेंगे कि उन्होंने वास्तु के अकॉर्डिंग घर डिजाइन कराए, वास्तु के अकॉर्डिंग भवन पर थोड़ी सी कटौती करी, अपनी जेब से पैसे लगाए। तो ये आपकी सोच इतनी अद्भुत है, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रिय तो हम सिर्फ अपनी अच्छी सोच की वजह से ही बन जाते हैं। और आप इस हाथ से किसी का दान करते हो तो इस हाथ को पता भी नहीं चलने देते। मैं भी ऐसा ही हूं, और आपको भी मैंने ऐसे ही देखा है कि आप कभी किसी के लिए अच्छा करते हो तो किसी को ये बताते नहीं हो कि मैंने ये अच्छा किया है। तो जीवन में और क्या क्या ध्येय है आपका भी आपने देखो। वैसे तो मेरे को लगता है कि कम समय में आप बिजनेस में आ गए, और बहुत कम एज में आपने, भाई आदमी को एक अच्छा घर चाहिए, घर मैंने देखा आपने वंडरफुल घर बनाया हुआ है, गाड़ी BMW मर्सिडीज ये बेस्ट होती हैं वो गाड़ियां आपके पास हैं, बढ़िया लाइफ आप जी रहे हो। तो और आपका उद्देश्य क्या है कि मेरे को क्या करना है? बस ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है, काम करते रहना है और साथ साथ समाज में सेवा करनी है। और कोई इससे बड़ा कोई और, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, इसमें संतुष्ट हूँ मैं। बस अब मानना है कि जो कमाएं उसमें से कम ज़्यादा नहीं तो आधा पैसा मैं दान राशि में या समाज सेवा में या किसी में लगाऊं। मतलब चलो आज टीवी पे ये बात हो रही है तो ऐसे वैसे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन की बात आपने पूछी है तो मन की बात तो बतानी पड़ेगी। तो बस मन में यही है कि अपना जो भी कमाऊं आधा पैसा मैं समाज सेवा में, गरीबों की ज़रूरत में, ज़रूरतमंदों की उसमें हेल्प करूं बस। क्योंकि ये सब कुछ यहीं का है, रहना यहीं है, वही आपके वाली बात है, जाना साथ है नहीं, तो कम से कम अपने हाथ से करके जाओ। वही एक कहते हैं, कहावत है एक,
कि पूत कपूत क्रोधन संचय, पूत सपूत क्रोधन संचय। तो उनके लिए जो छोड़ जो जाएंगे, कपूत है वो सब बर्बाद कर अगर देगा, ज्यादा छोड़ जाएंगे तो वैसे कपूत है तो खत्म ही कर देगा, खत्म ही कर और देगा, सपूत है तो उसको 25% भी दे के जाएंगे तो और उसको वो फिर कर देगा, उसको 500 गुना तो फिर बना 500 लेगा। गुना बना लेगा। तो बस ठीक है, हमने भी बहुत ही की। बढ़िया। बस यही सोच है सर। ये तो मैं भी सोचता हूँ, पर मैं चाहता हूँ दुनिया का हर बिजनेसमैन, हर व्यक्ति अगर इन बातों को समझ ले तो शायद जो गरीब लोगों की जो जरूरतें हैं ना वो खत्म हो जाएं। इस दुनिया में कोई भी भूखे पेट ना सोए। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में दान करने वाले लोगों की कमी है, बट जो बीच में मीडिएटर है ना, वो उस जगह तक पहुंचने ही नहीं देते। वरना आप देखो कि हमारी सरकार आज, योगी आदित्यनाथ जी की अगर मैं बात करूं, हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो उन्होंने लॉकडाउन के बाद जरूरतमंदों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया, हमारे देश के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे देश के पूरे गरीब देश के लोगों लिए के लिए क्या कुछ नहीं बहुत किया। कुछ किया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जरूरतमंद लोगों तक सही अनुपात में चीजें पहुंची ही नहीं, बीच के लोगों ने उसको गवर्न कर लिया, उनका क्या अंत होगा। ऐसे मैं कई बार सोचता हूं कि भगवान उनको कैसे मोक्ष देगा, कैसे मुक्ति देगा, भगवान उनके साथ क्या सलूक करेगा। ये सोच के भी, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं इन जन्मों के उद्देश्य को समझता हूं, इस जन्म के बाद के जन्म को समझता हूं, मैं सोच के मेरी रूह कांप जाती है कि आज जो बढ़िया पोजीशन पे आप बैठे हो और आप वो कमीशन खा रहे हो, वो पैसा खा रहे हो जो गरीब लोगों का था, गरीब लोगों के हिस्से बहुत गलत है। पीएम या सीएम की वजह से आज वो डोनेट होना चाहिए था, वो जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचना चाहिए था। लेकिन कुछ, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, कुछ ऐसे करप्ट लोग भी हैं बीच में, मीडिएटर, वो कोई भी हैं, उनकी वजह से तो उनका अंत कैसा होगा, उनके बच्चों को क्या सुख मिलेगा, क्या वो अपने बच्चों के लिए बीज बो के जा रहे हैं। वो तो बबूल के ही पेड़ लगा के जा रहे हैं। बबूल के पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन वही है कि देखो, हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं कुणाल जी, इस बात के ज्ञानी आप हो, आप बहुत बड़े विज्ञानी हो, लेकिन हम इंसान हैं, हम किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं चाहते, सोचना नहीं चाहते। यहाँ तो बस एक ही चीज़ है कि अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही करना है। हम जो कर सकते हैं, हमें तो उस रास्ते पे चलना है, ऊपर वाला अपने आप मदद करेगा, अपनी एक ही सोच है। नहीं, अच्छा है, जिसको कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करते चलो, किसी के सबका कोई भला हमारे तो बारे अपना में भला। बुरा सोच रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, हमें उनकी तरफ देखना ही नहीं है, सीधा चलना है, पीछे रुकना नहीं। बाकी वो साथ है, वो मदद करेगा। तो ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी कि मुझे अडानी अंबानी बनना है, मुझे बिल गेट्स बनना है, मुझे? मेरी तो कुणाल जी, जहाँ मैं आज हूँ यही ख्वाहिश नहीं थी, वो तो कहाँ से आ जाएगी, मेरी सोच ही नहीं है कभी, पहले भी अच्छा, नहीं थी और आज भी नहीं है। जब कभी कुछ भी नहीं था तब भी ये सोच नहीं थी कि हमें क्या कुछ, आप मेरे इतनी को तरक्की ये करोगे? करूँगा, मेरे पे ये गाड़ी होगी, या मेरे पे ये होगा, या आज मैं वहाँ होऊंगा, यहाँ होंगे, या ये स्टाफ होगा, कुछ ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो आज उससे आगे का तो मेरे सोचने की पावर ही नहीं है। कभी मैं तो, सोचा था आपने रोलेक्स पहनोगे? सब उसकी है, मेरी नहीं है। हम तो इसी में खुश हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने ये तो उसने एक जॉब दी है, वो जॉब कर रहे हैं, पूरी कर रहे बस हैं। वो पूरी जीवन कर रहे हैं, जीने का जीवन जीने का। सफर है, बस उसको पूरा जी के इसका जाना है, पूरा उसको जी के छोड़ नहीं जाना है, सकते। और उसमें साथ साथ जितना हो सके वो अच्छे काम साथ साथ करने हैं। निको, बहुत सारी आपने मुझे बातें बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपको, ज्योतिष में कितना बिलीव करते हो आप? मैं ज्योतिष में पूरा बिलीव करता हूँ, और बचपन से ही करता हूँ। ये ऐसा नहीं मैं कह सकता आपको कि मैं बचपन से करता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़े ज्योतिषियों पे जाता था या था, पर कुछ भी जैसे जो कैटेगरी थी, मैं थोड़ा बहुत विश्वास करता जरूर हूँ शुरू से, और जो इसमें है वो सही है, मेरा मानना ये है। बाकी कर्म प्रधान मैं मानता हूँ, कर्म सबसे ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप अपनी राशि देख के और अपना घर बैठ के सो जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, इसको विश्वास करो, और जहाँ तक हो सके दान पुण्य करो, या जो बताया जाए वो करो, बट कर्म आपका ज़रूरी है, कर्म जरूर करो, मेहनत जरूर करो, फिर सब ठीक हो जाता है। मैं भी आपको बताऊं कि हमारी एक जन्म कुंडली आती है, उसका नाम ही कर्म कुंडली। वेरी गुड। उसका नाम ही रखा हमने कर्म कुंडली, यानी कि कर्मों के आधार पर आपके
भविष्य के बारे में आपको अवगत कराने वाली ये केवल एकमात्र जन्म कुंडली है जो आपको आपके भविष्य का ज्ञान देती है। पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। नहीं बदलता। हम अपनी कुंडली के एक पेज पर लिखते हैं लास्ट में कि माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करो, जीवों के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए और गरीबों की दुआएं लेते रहो। ये 4 चीजें हमेशा ध्यान रखो। आपको शायद भविष्य और समय आने पर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जिसने भी हमारी इन बातों को अनुसरण कर लिया। और हम हर किसी को बताते हैं कि जन्म कुंडली केवल आपके लिए मार्गदर्शन का रूप ले सकती है। कोई किसी की कुंडली देख के किसी के भाग्य को बना नहीं सकता, सही रास्ते पर ले जाने का रास्ता दिखा सकता है। आज कोई कुंडली दिखाने आता है, मैं बोलूं मैं तेरी किस्मत को बदल दूंगा, तो ये तो अभिमान है। किस्मत को बदलना और बिगाड़ना से भगवान के हाथ है। उसके अलावा कोई मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। केवल अपने अच्छे प्रारब्धों के आधार पर, अपनी अच्छी ग्रह दशा के आधार पर, सिर्फ आप मुझे उस समय पर मिले जब आपका समय बदलने वाला था। अब मैं आपको मिला, आपने बोला कि कुणाल जी आपसे मिलके मेरी जिंदगी बदल गई, तो मैं हमेशा हर किसी को यह बोलता हूं कि किस्मत तो बदलना उसने लिख दिया था, मैं तो केवल उसका माध्यम बनाऊं। कलयुग क्योंकि श्रापित है, सभी देवों को ये श्राप मिला हुआ था कि कोई भी कलयुग में कितना भी कोई तपस्या प्रसन्न करे, कोई साक्षात प्रकट अवतरण नहीं लेगा। मनुष्य ही मनुष्य के लिए भगवान होगा और मनुष्य ही मनुष्य के लिए शैतान बनेगा। कुछ लोग कहते ना, यार बेटा तू तो भगवान का रूप है, बेटा तूने मुसीबत में मेरे काम आ गया, मैं तुझ में भगवान को देख रहा हूं। और किसी के लिए यह भी विचार जाते हैं कि तू तो शैतान से भी बदतर है, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, तू तो राक्षस है। मतलब ऐसे ऐसे विचार। तो मनुष्य ही मनुष्य के लिए भगवान भी है और मनुष्य ही मनुष्य के लिए शैतान भी है। तो सबसे पहले आपकी सारी परिस्थिति, सारी लाइफ मैंने सुनी। अब मैं बताता हूं ये सब ऐसा क्यों था। आपकी जो जन्म कुंडली है वो धनु लगन कुंडली है। धनु लगन कुंडली जो रामचंद्र जी के बड़े पुत्र थे लव, उनका लगन चार्ट था। और जो कुश थे उनका वृश्चिक लगन चार्ट था। तो आपका धनु लगन में जन्म हुआ है। और धनु लगन बहुत दम्भी, स्वाभिमानी और ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। लगन के मालिक बृहस्पति और राशि आपके सिंह, 4 स्थिर राशियां होती हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये 4 स्थिर लगन भी हैं और 4 स्थिर राशियां भी हैं। तो आपका जब जन्म हुआ उस समय चंद्रमा सूर्य की राशि में थे, सिंह राशि में। तो सूर्य की राशि में आपका जन्म हुआ, लेकिन जो नक्षत्र था वो केतु का चौथा चरण था। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है ये क्षत्रिय वर्ण में आखिरी जन्म है, क्योंकि मोक्ष मिलना आपको तय है, क्योंकि आप मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे हैं। मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेना वाला जातक, या अगर मैं बात करूं शनि के अनुराधा नक्षत्र के चौथे, तीसरे या चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातकों को मोक्ष मिलने के आसार, चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपका जिस योग में जन्म हुआ है वो सबसे दुर्लभ है। जितने भी योग है ना, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, शुभ योग, आयुष्मान योग, सिद्धि योग, सिद्ध योग, शुभ योग, हर्षण योग, शुक्ल योग, प्रीति योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग, हर्षण योग, जितने भी योग हैं उनमें सबसे टॉप पे होता है सौभाग्य योग। आशीर्वाद भी देते हैं ना, सौभाग्यवती रहो, सौभाग्यशाली रहो। बोलते हैं ना, लड़कों को आयुष्मान रहो और लड़कियों को सौभाग्यशाली रहो, सौभाग्यवती रहो, बहुओं को सौभाग्यवती जीते रहो, सौभाग्यशाली रहो। तो सौभाग्य योग दुनिया के सबसे दुर्लभ योग में से एक है। हमारी खुद जो बेटी पैदा हुई है ना हमारे घर में, कामाख्या, वो सौभाग्य योग में पैदा हुई है। वेरी गुड। और सच बताऊं आशु जी, उसके जन्म लेने के बाद हमने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसका नाम भी हमने कामाख्या रखा है। बहुत बढ़िया। शक्ति की
52 सिद्ध पीठों में से एक कामाख्या शक्ति सिद्ध पीठ है, तो उन्हीं के नाम पर हमने अपनी बेटी का नाम कामाख्या रखा, क्योंकि सारी सृष्टि कामाख्या से ही उत्पन्न हुई है। तो आपका सबसे अच्छी बात, सौभाग्य, योग में आपका जन्म हुआ है। चांदी के पाए हैं, पायों में भी लोहे के पाए होते हैं, सोने के, तांबे के, चांदी के, सबसे अच्छे पाए माने जाते हैं लोहे के। यहां पर सिर्फ आपका जो मैं देख रहा हूं, जो मघा नक्षत्र है, कई बार बच्चा माता पिता के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, या अगर इसको मूलों में भी काउंट होता है, इसको गंड मूल भी कहते हैं। और मुझे लगता है कि गंड मूल शांति आपके बचपन में ही हो गई होगी, आपको पता नहीं होगा तो शायद पूछोगे तो हो गई होगी, मदर को पता होगा। हाँ, क्योंकि मूलों में पैदा हुआ बच्चा कई बार पिता के लिए या हम उम्र लोगों के लिए हानिकारक होता है। तो इसलिए 27 साल से पहले वो पिता के लिए, पुराने समय में जब राजा महाराजाओं के यहाँ बच्चे पैदा होते थे, पुराने समय में जो बहुत विद्वान साहूकारों के बच्चे पैदा होते थे, तो वो राज पुरोहित को या कुल पुरोहित को या पंडित जी को बुला करके अपने बच्चे का टेवा बनवाते थे, देखते थे, समझते थे, फिर अपने बच्चे की शक्ल देखते थे, बच्चे के दर्शन करते थे, बच्चे को देखते थे या गोद में लेते थे। अगर बच्चा मूलों में पैदा हुआ है या बच्चे की कुंडली में कोई ग्रहण योग लगा है, कोई चंडाल योग, कोई विष योग लगा है, तो बच्चे को राजमहल से या परिवार से, पिता से 40 दिन तक दूर कर देते थे। 40 दिन तक राजपुरोहित ये बताते थे कि ऐसे बच्चे को 40 दिन के लिए उसके पिता की वाइब्रेशन से दूर कर दो। अगर दूर हो जाएगा तो ये दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली बच्चा पिता से दूर हो गया। तो ये दुख तो अपने आप में बहुत बड़ा है ना, कि एक पिता अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा है, लेकिन पिता की आयु के लिए बहुत जरूरी था। तो फर्स्ट तो यही। दूसरा, आपकी कुंडली में लगन से माता पिता की सेहत और पूर्वजों का आशीर्वाद देखा जाता है। आपके लगन में सूर्य तेजस्वी बहुत हो, प्रतापी बहुत हो, आपका तेज चारों दिशाओं में फैलेगा, नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको हाय लगा रहे होंगे, जो नजर लगा रहे होंगे, जो आपसे इरिटेट हो रहे होंगे, जो आपसे चिढ़ रहे होंगे, जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट कि जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं होएगा कि ये कैसे टीवी पे या पॉडकास्ट में आ गया। कंपटीशन का जमाना है ना, कंपटीशन का जमाना है, लेकिन इसकी वजह आपकी कुंडली में है, क्योंकि आपका सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन 28.53 और 28.50, ये बिल्कुल इक्वल घेरे में, चक्र में सूर्य और केतु का ग्रहण लगा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिल पाता, यानी कि कम एज में पिता की डेथ हो जाती है। कई बार ये 7 साल से पहले भी हो जाती है, कई बार ये 20 साल पहले भी हो जाती है। तो आपके वाले अगर उसमें देखें हम, तो 11 और 20 साल की एज के बीच का समय था जब आपके पिता की डेथ हुई। बिल्कुल यही था। और जब आपका जन्म हुआ उसके बाद आपको थोड़ी सपोर्ट बस शुक्र की मिली, क्योंकि शुक्र आपके कुंडली में 1982 से लेकर के 2022 के बीच में थे। 22 के बीच में, 2002 के बीच में, 2002 के बीच में जो 6 साल सूर्य की दशा थी और 10 साल जो चंद्रमा की दशा थी, उसमें आपने अपने जीवन में बड़ा स्ट्रगल किया होगा, बहुत उत्थान पतन देखा होगा, बहुत सुख और दुख देखे होंगे। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 10th घर में बैठे हैं, कर्म स्थान में, मेहनत का घर है। 10th घर से ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, इन सब का विचार किया जाता है। साथ में शनि भी बैठ गए। आपने पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं करी होगी, लेकिन माइंडली, मेंटली आप इतने एजुकेटेड हो कि अच्छे अच्छे एमबीए भी आपके सामने पानी भर जाएंगे। वो अपनी चीजों को नहीं बेच पाएंगे, आप अपनी चीजों को बेच लोगे। ये क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है? ये बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये क्यों है? क्योंकि मंगल से कैलकुलेशन देखी जाती है, शनि से टेक्निकल देखी जाती है। मंगल जो है एमबीए कराते हैं और शनि जो है इंजीनियरिंग कराते हैं। वो दोनों गुण आपके 10th हाउस में बने हुए, लेकिन जो प्रारंभिक जीवन होता है ना, वो स्ट्रगल से भरा होता है। विद्या बुद्धि के जो मालिक है मंगल, वो 10th घर में बैठ गए। 10th घर में कम समय में पिता के सुख से वंचित होने की वजह से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे। उसके बाद आप कम समय में, लेकिन आपने समय के थपेड़े से वो सारी पढ़ाई, वो सारी नॉलेज अर्जित कर ली जो एक अच्छी डिग्रियां लेने के बाद भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाती।
तो उसकी वजह आपके 10th घर में औदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, 10th घर जो आपके स्टेटस का घर है उसमें मंगल और शनि बैठे हैं और इस कुंडली में दोनों कारक हैं। देखो ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें ये दोनों ग्रह कारक हैं। मंगल आपकी कुंडली में 5वें घर के मालिक हैं, 10th घर में बैठे हैं। 12वें घर के मालिक हैं, अपने से एकादश 11वें प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं। तो मंगल पंचमेश है और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के ग्रह को कारक माना गया है, तो मंगल कारक हो गए। अब शनि इस कुंडली में जिसमें मंगल कारक होंगे उसमें शनि कारक नहीं होते, और जिसमें शनि कारक होंगे उसमें कभी मंगल नहीं होते। तो आपकी कुंडली की अगर मैं बात करूं तो आपके जो सेकंड हाउस, धन का जो घर है, कुटुंब परिवार का जो घर है, पराक्रम का जो घर है, दोनों भाव के मालिक शनि आपके 10th घर में बैठे हैं। तो ये दोनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपको सोचने समझने की शक्ति देता है। आपके अंदर सिक्स सेंस बहुत जल्दी एक्टिव हो गया होगा कि बहुत कम समय में आप कोई जब आपके पास बिजनेस के लिए आता होगा तो आपको 5 मिनट में, वो 2 घंटे बैठ के जाए पर शुरू के 5 से 10 मिनट में आपको ये समझ आता है कि ये प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये पैसे देगा या नहीं देगा, ये प्रॉपर्टी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, आपको 5 मिनट बात करके समझ आ जाता है। ये मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो कॉम्बिनेशन आपको मंगल शनि से मिल रहा है। आप काम बहुत बड़े बड़े करते हो, बहुत बड़े बड़े आलीशान काम करते हो, लेकिन हर काम में कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्टिंग में जरूर आती होगी, क्योंकि वो ग्रहण लगा हुआ है। उस ग्रहण की वजह से अवरोध उत्पन्न होते हैं, हालांकि बाद में वो पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन छोटे छोटे हर्डल्स आपकी लाइफ में आते रहते हैं। बुध शुक्र दूसरे घर में, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 10-20 हजार 50 हजार रुपए पड़े तो शायद अभी ना हो, लेकिन अगर 10-20 करोड़ का भी कोई काम अभी हो ना, आपका रुक नहीं सकता। आप अभी यहीं बैठे बैठे 10-20 करोड़ पैदा कर सकते हो। ये आपकी क्वालिटी होगी कि आप जिसको भी पैसे के लिए बोलोगे, जिसके लिए भी जो प्रोजेक्ट की बात करोगे, तो वो आपकी बातों से कभी पीछे नहीं हटेगा। इसकी वजह है आप दूसरों के लिए बहुत लक्की हो। जो भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करेगा, जो भी आपके साथ इन्वेस्ट करेगा, जो भी आपको अपना पार्टनर बनाएगा किसी भी काम में, उसका घर धन से भर जाएगा, वो माला माल हो जाएगा। आप इसको नोटिस करो, याद करो कि आज तक कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं और आज वो कितने धनवान हो गए होंगे, आपके प्रोजेक्ट्स में आपके साथ पार्टनर बने होंगे और कितने पैसे उन्होंने कमा लिए होंगे। उसकी वजह आपका जो सेकंड हाउस है ना, वो धन से भरा हुआ है। सेकंड हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, इन सब का विचार किया जाता है। पारिवारिक जीवन, परिवारजन, मित्रजन देखे जाते हैं। हमारी वाणी, हमारी मुखाकृति, हमारी आंखें देखे जाती हैं। तो आप बातों से किसी को भी मोह लेते हो। ये क्वालिटी, बातों के धनी हो, वाणी के आप धनी हो, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। अब देखो आपकी कुंडली में डिवोर्स योग भी लिखा, डिवोर्स तो नहीं हुआ ना आपका? नहीं। लेकिन आपकी कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ था। अब मैं बताता हूं कि जब ईश्वर को कुछ चीजें चेंज करनी होती हैं तो वो कैसे चेंज होती हैं। अगर आप गोवा ना जाते, आप गोवा गए, पत्नी तो आपकी यहीं रहती है ना, मदर, पत्नी, बच्चे? हाँ, बच्चे सब फैमिली यहीं रहती हैं। आप 15 दिन गोवा, 15 दिन दिल्ली, या 20 दिन गोवा, दुलेरा, हाँ, मिक्स गुजरात, और हफ्ता 10 दिन आप आते जाते रहते हो, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, फिर चले गए, फिर आ गए 2 दिन के लिए। अगर आप यहीं पर होते तो आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि राहु का 7th हाउस में होना, आपकी पत्नी का छोड़ के चले जाना, पत्नी के साथ संबंध विच्छेद हो जाने वाली पोजीशन बनी हुई थी। लेकिन क्योंकि आप जल प्रवास, आप जल के पास चले गए, राहु समुद्र खारा पानी है, ऐसा व्यक्ति समुद्र के पार जाके या समुद्र के किनारे रह करके बहुत पैसे कमाता। और यह भी मैं बता दूं कि आपका राहु उच्च राशि में बैठा है। मिथुन राशि में राहु को उच्च का स्थान दिया गया है कि उसने डिवोर्स नहीं किया, लेकिन उसने दूर कर दिया। महीने में 2, 4, 5, 10 दिन के लिए मिलना होता होगा, लेकिन फोन पे चाहे आप कनेक्ट हो, लेकिन दूरी बढ़ा दी। नहीं होती तो डिवोर्स हो जाता। राहु 7th हाउस में या केतु 7th हाउस में, मैंने कई लोगों की लाइफ देखी है। अगर मैं 100% लोगों की बात करूं तो 80% लोगों के डिवोर्स हो चुके हैं या दूर हो गए हैं, या परिस्थितियां यही जैसी आपकी हैं। पत्नी दूर चली गई या पति दूर चला गया जॉब करने या बिजनेस करने। उसके बाद समुद्र पार आपका रहना आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि आपके डे टू डे इनकम, बिजनेस 2 भाव से देखा जाता है, या तो 10th भाव से प्रोजेक्ट वाइज, स्टेटस वाइज, और डे टू डे इनकम 7th हाउस से। तो आपकी एवरीडे की पोजीशन
स्ट्रांग होती चली गई होगी गोवा में जाके। समुद्र के पार जैसे ही गए, समुद्र के पास जैसे ही गए, आपकी लाइफ अपग्रेड हो गई होगी। और ये आप मानते हो कि दुनिया में कहीं का भी बिजनेस आप छोड़ दोगे, आप गोवा कभी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ अभी आपने ये बात बोली भी उसकी वजह, क्योंकि राहु का 7th हाउस में होना है। फिर मैं आपको बता दूं कि आपका चंद्रमा 8वें घर का मालिक होकर के भाग्य के घर में बैठा है। अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना 8वें घर से देखा जाता है कि थोड़े से हर्डल्स आएंगे, लेकिन आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। और विदेश से जुड़ा हुआ भी काम जिस दिन कर लोगे, अभी कोई विदेश से जुड़ा हुआ काम तो नहीं किया ना? नहीं, अभी तो कोई नहीं। जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन इस भारत के 10 सुपर रिच लोगों में से एक में आपका नाम हो जाएगा। यह भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। अभी आपके ऊपर जो दशा चल रही थी, वो चल रही थी मंगल की। यानी कि आपने अगर देखा जाए, मंगल आपके 5वें घर के मालिक और 12वें मैंने बताया कारक हैं। 5वें घर के मालिक होकर के बिजनेस के घर में बैठे 2018 के नवंबर से और 2025 के नवंबर तक आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। यानी कि 7 सालों में जो पैसा कमाया है, शायद इतना पूरे जीवन में नहीं कमाया होगा। बिल्कुल ठीक है। इन 7 सालों में आपने इतना पैसा कमाया, शायद पूरे जीवन का 10% और 90% इसी पीरियड का पैसा होगा। हाँ। लेकिन ये तो थी बातें जो बीत गई। लेकिन मैं एक बात बीच में पूछना चाहूंगा आपसे जरूर, जी। कि ये तो ठीक कह रहे हो आपके 7 साल में ये कमाया, लेकिन मेरे को एक समझ नहीं आता कि मेरे साथ जिन लोगों ने काम किया या जिसने मेरे से कुछ भी लिया, उन्होंने मेरे से और भी ज्यादा पैसा कमाया। मैंने बताया ना कि आपके कि दूसरे मतलब घर मैंने में पैसा 10% कमाया, पर 90% लोगों ने कमाया मेरे से। लेकिन आज वो प्यार करते होंगे आपको। प्यार तो खूब करते हैं। हाँ, उसकी वजह आपकी कुंडली ऐसी है कि आपके 2nd हाउस में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। जो भी आपके साथ जुड़ेगा, मैं भी जुड़ना चाहूंगा आपके साथ। तो आप तो अब यार, मैं तो एज ए एस्ट्रोलॉजी, एज ए वास्तु कंसल्टेंट तो जुड़ा ही हुआ हूं, बट अब मैंने सोच लिया कि आपके साथ भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने भी करनी है। मोस्ट वेलकम, नो प्रॉब्लम। तो अब जो सबसे बड़ी बात जो आगे आने वाले समय के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पूरी होंगी, और तब हम दोबारा एक बार फिर इस पर पॉडकास्ट करेंगे, और जो मेरी बातें पूरी होंगी तब आप इस दुनिया को बताओगे कि ये बातें हमने एक पॉडकास्ट में की थी और आज वो पूरी हो गई। 30 नवंबर 2025 से आपके ऊपर 18 साल के लिए राहु की महादशा शुरू होने वाली है। राहु की महादशा किसी के जीवन में अच्छी नहीं जाती। राहु को अगर हम देखें तो तीसरे, 6ठे और 11वें घर के राहु को अच्छा माना गया है। 7th हाउस के राहु को अच्छा नहीं माना गया, संबंध विच्छेद कराता है। राहु लेकिन पवित्र बैठा, उच्च राशि में बैठा, और कितना 28.50, यानी कि अभी वो ट्रांजिट हुए, उसको 4 महीने हुए हैं यहां पर आए हुए। पर मैं आपको एक बात बता देता हूं, नेक्स्ट 18 ईयर्स में अगर ये प्रारंभिक जीवन में आ जाता तो ये फलीभूत नहीं होता। आपकी एज अप्रोक्स 40 तो प्लस हो गई होगी। यस, 45 के आसपास। 45 के आसपास। तो 46 में पहुंचते पहुंचते आप जनवरी में पहुंचते पहुंचते ये दशा आएगी 18 साल के लिए। ओके। इन 18 साल में आप 18 करोड़, 1800 करोड़, 18,000 करोड़ वाले ट्रैक पर चले जाओगे। यानी कि काबिलियत तो 18,000 करोड़ की है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली तो आपको 18,000 करोड़ के बाद भी 1,80,000 करोड़ के ट्रैक पर ले जाना चाहती है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा ट्रैक पकड़ना है। तो ये अगले जो 18 ईयर्स हैं, ये बहुत सूझबूझ, बहुत समझ वाले साल होंगे। और इस पीरियड में आप जितनी ग्रोथ करोगे, मल्टीपल बिजनेस में इतनी ग्रोथ करोगे कि अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूं। तो आप ही रास्ता दिखाओगे। मैं तो हमेशा आपके साथ, हमेशा मैं आपके साथ जुड़ा हूं। मुझे लगता है कि आपको नीलम जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि राहु की महादशा में राहु मिथुन राशि में बैठे हैं, और राहु केतु का अपना एक नेचर है, क्योंकि ये अपने आप में तो छाया ग्रह हैं। ये जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के ऑनर के फल देते हैं। तो आपका राहु बैठा है मिथुन राशि में, बुध की राशि में। तो एक आपने पन्ना पहनना है ग्रीन कलर का। मैं स्टोन कम रिकमेंड करता हूं, पर जिसको भी रिकमेंड करता हूं बहुत ही सोच समझ के करता हूं। और ये दोनों रत्न आपकी जिंदगी क्या काया पलट देंगे।
इतिहास में अजर अमर हो जाओगे आप। तो आपने ब्लू सफायर 8.5 कैरेट 60% ब्लू एंड 40% व्हाइट इस कॉम्बिनेशन का एक नीलम पहनना है। Okay. और साथ में आपने एक पन्ना पहनना है, क्योंकि नवंबर के बाद यही दो रत्न आपकी जीवन को बदलते चले जाएंगे। हीरा आपके लिए अच्छा है, आपने अच्छा पहना हुआ है, बट आप उसके बाद पुखराज और मानिक ये दोनों उतार, वैसे दोनों सपोर्टिव रत्न है अकॉर्डिंग टू कुंडली, दोनों अच्छे हैं, बट जो अभी मैंने बोला उसके बाद नवंबर के बाद आप ये दोनों रत्न पहनना, ये 18 करोड़ नहीं, 1800 करोड़ नहीं, 18,000 करोड़ वाले ट्रैक पर आपको लेके जाएंगे। 18 साल की राहु की दशा है। आपने 2 ग्राम केसर सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेड के सिराने रखना है। आपके पिता नहीं है, लेकिन जब सुबह उठते हो ना, तो अपने पिता की एक फोटो अपने घर में साउथ की दीवार पे जरूर लगाना और हमेशा उनको प्रणाम करना, क्योंकि आपके सूर्य लगन में विद्यमान है। हमेशा उनको प्रणाम करना कि हे पिताजी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, और हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। जहां भी रहते हो, सबसे पहली कॉल आपको उठ के सिर्फ अपनी माता को करनी है प्रणाम करने के लिए, एवरी डे। आज इस पॉडकास्ट पे मैं आपको बोल रहा हूं, मेरी भी कोशिश यही रहती है, लेकिन कल से जब भी मैं उठूंगा तो सबसे पहला फोन मैं भी अपनी माता जी को ही करूंगा। और दूर रहते हो आप, तो आपने भी सबसे पहली कॉल अपनी माता जी को करनी है। मेरी तो सबसे वरना पहले दुनिया के हर इंसान को दोस्तों सुबह उठते ही सबसे पहले 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पर रखें और अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें। वो लोग कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बहुत बढ़िया। उनको कभी पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आपको बता दिया कि आपका सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, बुध शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, मंगल शनि की पोजीशन बहुत अच्छी है। अब बात आती है जमा पूंजी। आप जो जमा पूंजी अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे ना, वो बढ़ेगी, वो आपके बच्चे कभी बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बृहस्पति आपके एकादश घर में बैठा है। जीते जी आपसे भी ज्यादा योग्यवान हो जाएंगे आपके बच्चे। आपका एक बेटा है, आपका बेटा है वो आपसे भी ज्यादा प्रभावशाली और मान सम्मान करने वाला होगा। और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से ही आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 5वें घर के मालिक मंगल है, पहले संतान 5वें घर से देखी जाती है और जन्म कुंडली में बृहस्पति से देखी जाती है। तो 5वें घर के मालिक मंगल 10th घर में बैठे हैं, आपके कीर्ति को, यश को अपग्रेड करेगा। और मैं एक और बात बता दूं कि 2025 से 2025 से और 2033 के बीच में आपकी राजनीति में भी एंट्री हो जाएगी, एक विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, मिनिस्ट्री के रूप में। अभी ये तो मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप राजनीति में एंट्री कर जाओगे और उसमें भी बुलंदियां आप छुओगे। उसमें भी आपके योग बहुत ही स्ट्रांग बन गए हैं, बन रहे हैं, और आगे उसमें भी आप बहुत नेम और फेम कमाओगे। जैसे आपने बताया आपको समाज में लोक कल्याण का बहुत शौक है, समाज में भी आप दान पुण्य, आप अच्छी चीजें करते रहते हो, तो ये पद प्रतिष्ठा बनने के लिए बहुत अच्छा है। बट इसका रिटर्न बैक आपको राहु की दशा में आने वाले समय में मिलेगा। तो आपको अपने नेचर को मेंटेन करके रखना है। जो मैंने रत्न बोले ये बनाने, अपने नेचर को आपने कभी भी पैसा आने के बाद सिर्फ घमंड नहीं होने देना चाहिए। आदमी को धरती से जुड़े रहना चाहिए, वो जुड़े, माता पिता, अपने परिवारजन, अपने भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ उसके रिश्ते अच्छे बने रहें। इससे ऊपर और क्या होगा। इससे ऊपर और तो बहुत ही प्यारी कुंडली है। और राहु के बाद आपके ऊपर आएगी 43 के बाद आपके ऊपर बृहस्पति की दशा। तो आपके पास जीवन में खराब टाइम नहीं आएगा कभी। देखो छोटी जो अंतर दशाएं हैं, जैसे 36 से 37 के बीच में छोटी मोटी जो ग्रहों के अंदर जो सूक्ष्म अंतर दशाएं होती हैं, उसमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स जरूर रहती हैं। लेकिन इस राहु में आप इतना पैसा कमाओगे और आप 43 से लेकर के 16 साल इतना दान करोगे, इतने दान करोगे, चारों हाथों से, दोनों हाथों से, कहते हैं ना दोनों हाथों से, आप 4 हाथ, भगवान आपको 2 हाथ और देगा, चारों हाथों से लुटाओगे तो भी आपका पैसा खत्म नहीं होएगा, बढ़ेगा ही पैसा। क्योंकि तब आपके बिजनेस, आज देखिए मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी जितना मर्जी दान करते रहे, कोई फर्क नहीं, उनका बिजनेस तो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पे चल रहा है। तो आपको भी आशु जी ऑटो मोड पे अपने बिजनेस को लेके जाना है। एक अच्छी टीम की आपको आवश्यकता है, एक अच्छा गाइडर की आपको आवश्यकता है। और मुझे लगता है मैं ही अच्छा गाइडर आपका बना रहा हूं एस्ट्रोलॉजिकल। तो आपको जीवन में भटकना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक अच्छी टीम डेवलप करनी है
कि आपको एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे का लोभ है, पैसे की चाह है, लेकिन एक बड़ा आदमी सिर्फ एक बड़ा आदमी नहीं होता, उसके पास जो हजारों लाखों कर्मचारी होते हैं ना, काम करने वाले लोग, भगवान एक इंसान के माध्यम से हजारों लाखों लोगों का पेट भरता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी सोच, जब इतनी अच्छी सोच आपने रखी हुई है, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी किस्मत में जो बुलंदियां लिखी हैं उनको आप एक दिन प्राप्त करो। जरूर, भगवान इच्छा पूरी करेगा। नहीं, 100%। देखो, कुंडली में मैंने कुछ पैदा नहीं किया, मैंने जो आपकी जन्म कुंडली में लिखा है वो सिर्फ आपको बताया है। और आज तक मैं बता दूं कि इस दुनिया में कोई आपको बता नहीं सकता आपकी कुंडली में कितने राजयोग है। नला योग आपकी कुंडली में बना है, संख्या पाश योग आपकी कुंडली में बना है, सुनफा योग बना है, वसुमन योग बना है, वेशी शुभ योग बना है, और कर्म जीवी योग है आपकी कुंडली में। आपकी कुंडली में अमर योग बना हुआ है। अमर योग कैसे बनता है मैं बता देता हूं। सभी अशुभ ग्रह केंद्र में आ जाएं या छठे, आठवें, 12वें भाव में चले जाएं तो अमर योग बनता है। तो आपके जो क्रूर और अशुभ जो ग्रह है ना, वो सारे केंद्र में चले गए। भाई, शनि केंद्र में आ गए, मंगल केंद्र में आ गए, सूर्य क्रूर ग्रहों में आते हैं, केतु और राहु पाप ग्रहों में आते हैं, वो लगन और 7th हाउस में चले गए। तो आपके केंद्र में ही सारे अशुभ ग्रह बैठे, क्रूर ग्रह बैठे, सबको आपने पकड़ के रखा हुआ है। पाप को आप प्रबल होने नहीं देते। समुद्र के पार आप काम कर रहे हो, पास काम कर रहे हो। तो आपकी कुंडली में अमर योग, यानी कि चारों दिशाओं में नाम और चारों दिशाओं में प्रॉपर्टियों के योग आपके कुंडली में बने हैं। मल्टीपल गाड़ियों के योग हैं। तो ये बहुत सारे अच्छे योग हैं। करीबन 28 अच्छे राजयोग आपके कुंडली में बने हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बात करके, आपकी चीजों के बारे में सुन के, समझ के। आपको आपकी कुंडली के बारे में जान के, सुन के, समझ के कैसा लगा? मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा। और जो पहले आपने बताया वो तो मेरे को खुद ही बीता है, तो मेरे को पता है, वो तो ओके है। अब जो फ्यूचर आपने बताया है वो आपसे गाइडेंस लेंगे, कुछ चीज़ें आपसे नई सीखेंगे, कुछ ज्ञान आपसे लेंगे और उस पर चलेंगे और अच्छे कर्म करेंगे। उस पथ पे चलना है कि कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ, उसमें कोई चेंज नहीं है कुणाल जी, वो उसके हाथ में है। जैसे जो भी कुछ होगा वो सोचा ही हुआ है कि 50% पैसा तो समाज को रिटर्न करना है। अब वो अच्छे काम में करना है, कहीं बुरे काम में करना नहीं है। तो मैंने जैसे आपकी कुंडली में, दोस्तों, अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में कोई ग्रहण दोष लग जाए, अभी मैं आपको ऋणों के बारे में बताता हूं जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपको क्या, आपके माध्यम से भी मैं अपने तमाम जितने दोस्त हैं, दर्शक हैं, सबको बताना चाहूंगा कि कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण जातक अपने जीवन में कई प्रकार से ऋणी हो जाता है। इस स्थिति में जातक के विकास पर भी असर होता है, क्योंकि दूषित ग्रहों के प्रभाव से शुभ ग्रह भी अपना अनुकूल फल देना बंद कर देते हैं। इसलिए इस तरह की कुंडली वाले जातकों को चाहिए कि पहले वो इन ऋण भारों से अपने आप को मुक्त करे, ताकि ग्रहों के शुभ फल पा सके और शेष जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत कर सके। जन्म कुंडली में हमने बहुत सारे ऋणों के बारे में भी बताया है, जो कर्म कुंडली हम बनाते हैं, और साथ ही ऐसी स्थिति होने पर उनके उपाय भी दिए हैं। जैसे पैतृक ऋण हो गया, मातृ ऋण दोष हो गया, स्वदोष ऋण दोष हो गया, अजन्मकृत ऋण दोष हो गया, प्रकृति ऋण, ईश्वरीय ऋण, निर्दय ऋण, जालिमाना ऋण, कन्या ऋण, बहन ऋण, पारिवारिक ऋण, पत्नी ऋण। ये बहुत सारे ऐसे ऋण हैं जिनके साथ मनुष्य का जन्म होता है। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सूर्य केतु का ग्रहण लगा हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, दोस्तों, कोई ग्रहण दोष लगा है, कोई चंडाल दोष, कोई विष दोष, कोई अंगारक दोष, तो सबसे पहले उसको हरि यानी कि विष्णु, हर यानी कि महादेव, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यज्ञ करना चाहिए। सामर्थ्य अनुसार उसको दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो सूर्य विष्णु यज्ञ आपके लिए पर्याप्त है, आपके सभी दोषों से, ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने के लिए। इससे उपयुक्त कोई उपाय नहीं है। जिसके कुंडली में भी ये कॉम्बिनेशन है, इसको कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, उसको हरिहरात्मक यज्ञ करना चाहिए या अच्छे योग्य ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहिए। नहीं करवा सकते, नहीं कोई मिलता, तो आप हमारी संस्था में कॉल कर सकते हो। फिर अगर मैं ऋणों की बात करूं, पैतृक ऋण भार की बात करूं, तो राहु का 2nd हाउस में होना या 7th हाउस में होना पत्नी ऋण दोष देता है। पिछले जन्म में भी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। तो इसके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एक दिन आपने
बुधवार के दिन किसी भी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा डालना है और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष सिल्वर बॉक्स में डाल के, सिंदूर में सिल्वर बॉक्स में डाल के अपने बेडरूम में रखना है, अपनी पत्नी को गिफ्ट करना है। एक ये काम जरूर करना है। 10वें घर में या एकादश घर में सूर्य, मंगल या चंद्रमा बैठ जाए तो क्रुअल्टी, ऋण दोष, किसी से कोई जमीन ले लेना, उसकी कीमत अदा ना करना। आपने एक बात बोली थी कि मेरे साथ जो जुड़ते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं, उतने पैसे आपको नहीं मिल पाते, आप उतना नहीं कमा पाते, कमा आप भी बहुत रहे हो, लेकिन जो जुड़ते वो और ज्यादा कमाते हैं। आपसे चीज कोई आज खरीद ली, अगले दिन उसके रेट बढ़ गए। तो उसकी वजह आपके मंगल का 10th घर में होना। तो एक दिन आपको हरिद्वार जाना है, अपने वजन के बराबर आटे की गोलियां बनाकर मंगलवार के दिन मछलियों को खिला के आने, ये जरूर करना है। आपके कुंडली में 2 ही पैतृक ऋण भार थे, फिर एक पितृ ऋण दोष बना है। इसके लिए आपने 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना है और घर में सबसे बराबर पैसे लेकर किसी भी नव निर्माण मंदिर में डोनेट करना है। तो ये ऋण भार के उपाय मैंने आपको दिए हैं। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये सोचते हैं, देखते हैं कि हमारी कुंडली में बहुत सारे राजयोग है लेकिन फलीभूत नहीं हो पाते। तो दोस्तों, वजह आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान है। कोई दोष ऐसा लगा है, कोई ऋण ऐसा लगा है किसी जन्म का, जिसकी वजह से आप अपनी जन्म कुंडली के राजयोगों को अभी तक एक्टिवेट ही नहीं कर पाए हो। तो आपको जरूरत है सिर्फ सटीक और सच्चे ज्ञान की। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, बहुत सारे दर्शकों का मार्गदर्शन हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत जल्दी एक और नई महान हस्ती के साथ आपको मिलने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।